नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अब आप लोगों के समक्ष प्रतिदिन बलचनमा जो आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास को एपिसोड करके मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्रतिक्रिया रखते रहें। बलचनमा एक सामाजिक क्या कह सकते हैं, सामाजिक जो सामंती व्यवस्था है, इस पर में एक करारा चोट है। और बाबा को ये सब चीज़ पसंद नहीं था। और एक सामान्य जो इंसान होगा, जो जिनमें सहानुभूति होगी, वो ज़रूर इन सब व्यवस्था पर में अपना वो विरोध जता सकते हैं। तो बलचनमा उपन्यास बहुत ही कालजयी उपन्यास कह सकते हैं और आंचलिक उपन्यास है। तो लीजिए, आज तक मैं कल तक मैंने चार एपिसोड मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आज पाँचवा एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। दादी को रोटी हजम नहीं होती थी, चावल जरूरी था। लाख छटपटा आया, बड़ी मजली और छोटी, किसी मेलकैन ने मुट्ठी भर चावल नहीं दिया। माँ ने जाकर मजले मालिक से कहा तो उनकी आंखें घूम गई। बोले, बखत पड़ता है तो घिघियाकर हमारे यहाँ दौड़ती है, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाती हो तुम लोग। गाली दी थी मालिक ने, वह मैं तुमसे नहीं कहूँगा भैया। मतलब वहाँ गाली भी दी थी मालिक ने। वो कह रहा बलचनमा, वो मैं तुमसे नहीं कहूँगा भैया। मेरी माँ रोकर कहने लगी, शेर भर चावल चाहिए, नहीं तो बुढ़िया की जान नहीं बचेगी। सरकार कागज़ पर चढ़ा लीजिए, ड्योढ़ा की दुगुना जैसे कहोगे पूस में दे दूँगी। है बड़ी देने वाली आई है, 2 रुपया पहले का बाकी है, सो खटाई में सीज रहा है। और चावल यह लेगी 5 महीने के बाद जस की तस लौटा देगी। नहीं, तुम लोगों पर रत्ती भर विश्वास मुझे नहीं रहा। फिर मालिक ने छोटी मेलकैन के घर की ओर इशारा करते हुए कहा, जाती है ना वहाँ, तुम्हारी अन्नपूर्णा तो वही है ना। छोटी मेलकैन से हम शेर भर चावल पहले ही ले गए थे। रात को सोते समय मजले मालिक मुझसे मुखियाँ लगवाते थे। पहर भर मुखियाँ लगवा कर मैं थक जाता था। दिन भर का थकान अपने को भी ऊँघी आती थी। मुखियों का रफ्तार धीमी पड़ता तो गिरहत होते सोते सोते ही टोक देते। और इस तरह मेरी ऊँघी को तोड़कर आप वह करवट बदल लेते, चूतर पर हाथ मारकर इशारा करते, उधर मुखियाँ लगा। इस तरह बड़ी देर तक मुखियाँ लगाने के बाद उन्हें नींद आती और तब मैं फुर्सत पाता। उन्होंने कह रखा था कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े दिन में कह कर ले लेना, और इसी भरोसे पर मैं उनसे चावल मांगने गया था। मन में खटका तो था ही, माँ को इसलिए साथ ले गया था, लेकिन बेकार। बहुत घिघियाने पर 1.5 पाव चावल मिला वहाँ से। उनमें से छटाक करके कई दिनों तक दादी को भात खिलाया गया। कभी कभी मैं अपनी मेलकैन का जूठन लुका छिपा कर घर ले जाता था। ये व्यवस्था थी। कितना दर्दनाक बात सब है। चावल भी नहीं मिलता था, बड़ी गरीबी थी। कभी कभी मैं अपने मेलकैन का जूठन लुका छिपा कर घर ले आता था। चौमासे में मेहमान भी नहीं आते थे। आषाढ़, सावन, भादो और आसीन, इन 4 महीने में रास्ता कीचड़, कादो और पानी से भरा रहता था। और तुम जानते हो कि देहात में सब जगह सड़कें नहीं होती है। सूखे के दिनों में लोग खेत होकर के चलते हैं। बहुत हुआ तो घूम गए मेर पकड़ के इस खेत से उस खेत। धान के खेतों में अक्सर पानी भरा रहता था। फिर ज़मीन बहुत गीली रहती थी। कमर और छाती तक ऊपर उठकर लहलहाते धान के पौधे अपने बीच से चलने में बड़ी रुकावट डालते। रबी के खेतों में से होकर चलना आसान था, मगर धनहर खेतों से पार करने के लिए तुमको मेड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए बरसात के 4 महीने देहातों में घूम कर पौनाई करने के लिए ठीक नहीं। इसीलिए बरसात के 4 महीने देहातों में घूम कर पौनाई करने वालों के लिए ठीक नहीं। लगातार इतने दिनों तक मेहमान न आने पर हम घाटे में रहते थे। जूठन का भात हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा सहारा होता था। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा लिखे हैं, जूठन का भात। सावन भादों में आकर सभी अनाज महंगे हो जाते थे। जिन घरों में कमाने लायक मजबूत काठी के आदमी थे, मैं उनकी बात नहीं कहता। उनके यहाँ तो धान रोपने की मजदूरी में थोड़ा बहुत धान आ जाता था, पर मेरे यहाँ कौन था? ले देकर समूचा मैं ही था। सो मुझे छोटी मेलकैन और उनकी दुलरिया लौंडी रात दिन हुक्मों पर नचाती ही रहती थी। दादी के लिए दवा लाने की छुट्टी नहीं मिलती। मेरा मन अंदर ही अंदर रोता कि काम छोड़कर दादी के पास बैठा रहूं। असल में उसे माँ से बढ़कर मैं प्यार करता था दादी को। जब से मैं होश संभाला तब से अपने को दादी की ही गोद में पाया। चरवाहे का काम करने से पहले तक दादी के ही बिस्तर पर उसी की बाँह पर का तकिया बनाए सोया करता था। वह कहीं से कोई अच्छी चीज़ लाती तो मेरे लिए उसमें से थोड़ा अलग रख करके रख देती थी। मरने से 2 दिन पहले उसकी इच्छा हुई कि
पोठी मछली का भुर्ता खाए। दादी की इच्छा हुई कि पोठी मछली का भुर्ता खाए, मगर पोठी चढ़ती बरसात में जितनी आसानी से मिलती है उतनी आसानी से और समय में नहीं मिलती है। फिर भी मछली तो कहीं से लाना ही था। भादो ख़त्म हो रहा था। अपने बाज़ार से मैं बंसी ले आया। दोपहर के वक़्त बुढ़िया पोखर के दक्षिण तरफ वाले भिंडे पर पहुंच गया। उधर कुछ जंगल सा था, बांस, जामुन, साहर और गुल्लर के पेड़। गुल्लर का एक बौना पेड़ पोखर के किनारे बिल्कुल किनारे था। 3 जगह से टेढ़ी और मोटी डाल पोखर के कछार तक दूर तक फैली हुई थी। बरसात के दिनों में पोखर भरा रहता था। पानी कभी कभी भिंडे के ऊपरली को छुए रहता था। तब उस गुल्लर की झुकी डाल पानी में डूब जाती थी। भादों के बाद पानी घटने लगता, यह डाल बाहर निकलती जाती। छिप कर कांटे में से मछली फंसाने वाले गुल्लर की इसी डाल पर झुरमुट की आड़ में बैठ जाते। चाली गुथा आटा या सत्तू का बोर दे करके कांटे को पानी में डाल देते और निगाह को एकटक उसी ओर गड़ाए रहते। पहर दोपहर कड़ी तपस्या के बाद कहीं टेंगड़ा, कहीं भुनचट्टी, कहीं गरे, कहीं सिंही मांस आता थी। मालिकों को पता लगता तो वे मछलियां भी छीन लेते और कांटे वाली डोरी और बांस का लग्गा भी फिर छीन लेते और फिर जूतों से पीठ की पूजा करते, यानी खूब पिटाई करते। आखिर गोसैया के नाम लेकर के मैंने बंसी डाल दिया। गुल्लर की डाल पर बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में कांटे की डोरी में कुछ हरकत मालूम हुई। लगी को छपाक से खींच लिया। मैंने देखा टेंगड़ा है। कांटा मैं मछली के भीड़ के कगार पर सटी गुल्लर के टहनी से उलझ गया। सोचा चलो दादी के लायक तो मछली हो गई। कांटा डोरी समेट कर लगी बगल में दबाए मैं घर की ओर चला। नाक मुंह के रास्ते लंबी घास की नथ डालकर टेंगड़े को मैंने उंगली में लटका रखा था। 1.5 पहर दिन बाकी रहा होगा। दूर का चक्कर लगाकर घर पहुंचा ही था कि सीधा रास्ता छोड़कर माँ ने घर पहुंचा। माँ ने मछली को आग में डाल दी। पकते समय उसकी गंध बहुत दूर तक न सही कुछ दूर तक तो जरूर पहुंच रही थी कि इतने में हन पटपट करती हुई नौकरानी आदम की मुंह बनाकर और हाथ चमकाकर उसने मेरी ओर देखा और फिर कहा, आओ ना आज मलकैन गांड का गुदा निकाल देगी। इसके बाद उसने नथने बिचका दिए। भौं और मुंह को बुरी तरह सिकोड़ कर उसने फिर कहा, मछली फंसाने का बड़ा शौक चढ़ाया है ना, कितनी बार लाए हो, सच बता दो, महक तो खूब दूर तक जा रही है। खाओ बाबू खाओ, गांड फटेगी तो मालूम होगा। चल बदमसबा मलकैन के पास। दादी अंदर लेटी पड़ी थी। पलक उठाकर उसने देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि बिल के अंधेरे में खरगोश की आंख चमक रही है। दोनों हाथ जोड़कर सुखिया को मैंने इशारा किया, चुप रहो। अलग में जाकर माँ को समझा दिया, वह यूँ ही भक्ति है, जाता हूँ। तो दादी को टेंगड़ा का भुर्ता और भात खिला देना। माँ क्या कहती है इसका परवाह किए बिना मैं घर से निकल गया। हाथ पकड़कर नौकरानी को भी खींचता आया। रास्ते में बड़े मालिक की हवेली के पिछवाड़े सुखिया ने दोनों बाहों से मुझे कस लिया। चूमती हुई बोली, अगर तुम मेरी बातों को ना कभी किया तो मैं कह दूंगी। धत चुड़ैल की छिटक कर मैंने अपने को उसकी बाहों से छुड़ा लिया। ऐसा लगता था कि उसकी भूखी आंखें मुझे निगल जाएगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, कुत्ता से भी बदतर है तू, जो चुमकारने पुकारने पर भी अगली दोनों टांगों के सहारे खड़ा होकर अपनी सिनेही के सीने में सटने को बेताब हो जाता है। सिर से पैर तक सुखिया को मैंने एक बार देखा और क्षण भर में ही मेरा रुआ सिहर उठा। मुंह बनाकर मैंने कहा, कलर से ब्याह क्यों नहीं कर लेती हो? और तू? मैं तो अभी छोटा हूँ, मगर है तो बतिया खीरा अभी से। उछलकर मैंने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। दूसरी ओर होकर मैंने थूका और बोला, बेहया कहीं की, लाज शर्म तो तुम धोकर के पी गई हो। पी नहीं जाती तो निर्वाह कैसे होता? वह मुझे गंदगी की पिटारी जैसे लगी। तय था कि कांटे से मछली निकालने की बात कहकर मलकैन के हाथों वह मुझे पिटवाएगी, लेकिन पिटवाना अपने को मंजूर था। उसके 5 सेर भारी मुंह से अपने को चटाना मंजूर नहीं था। उस दिन हुआ यही, मलकैन ने आम की आधी जली चेहरा से पीठ दाग दिया मुझे। मलकैन में ऐसा कोई ऐसा नहीं था जो बिना गाली दिए मुझे संबोधित ना करता हो। बात बात में साला, बात बात में ससुर, पाजी और नमक हराम का तो कहना ही क्या। दोपहर रात को सोए रहने पर कभी कभी
ऐसा होता कि मालिक पेशाब करने बाहर आते, खड़ाओं पर खटर 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 की आवाज़, जब आंख ना खुलती तो नज़दीक आकर बेशर्मी से हुआ मेरा कान खींचते 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 कहते, ललचनमा का बाप उठ साला, भैंस को मच्छरों ने परेशान कर रखा है, जा वहीं फिर से आग जला दे, धुआं लगने से मच्छर भाग जाएगा। रोता रोता मैं उठता और जाकर देखता कि अलाव में अभी काफ़ी आग है और धीरे धीरे धुआं उठ रहा है, लेकिन इससे क्या, सो जो रहा था वह भला मालिक को कैसे देखा जा सकता था। इस तरह की व्यवस्था थी। इस तरह गालियाँ, पिटाई, तिरस्कार, अपमान, दुत्कार और फटकार, यही रास्ता था जिस घर में मेरा जीवन आगे की ओर खिसक रहा था। इसी तरह से किसी तरह से मेरा जीवन आगे की तरफ खिसक रहा था। अब मेरी आयु 17 साल की थी। मेरे ही उम्र का रामखिलौना, जो बड़े मालिक का छोटे लड़के के साथ पटना में रहता था छुट्टियों में अपने मालिक के साथ, वो भी गांव आया था। छटे हुए बाल, आधी बांकी कमीज, धारीदार निक्कर, रामखिलौना का यह रूप मुझे बहुत अनोखा लगता। ईर्ष्या भी होती। मैं भी उन्हीं मालिक बाबू के साथ कुछ दिन किसी शहर में जाकर के रहा था। अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मैं उब चुका था। दुनिया की बातों को समझने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत पड़ती है वह यहाँ नहीं थी। फिर भी छोटी छोटी आँखें तो थी, दो कान तो थे, पर घर जाने पर माँ को जब कठौती में मरुआ का आटा गूंथते देखता तो अपनी गरीबी हल्की नोक बनकर कलेजे को फाड़ने लगता। तो श्रोताओं, आज मैंने इसका 5वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह करता हूं कि इन एपिसोड को आप लोग स्किप करके नहीं, संपूर्ण सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया निरंतर बनाए रखिए। लास्ट में, अंत में मैं यही बात कहता हूं कि हमारे जो श्रोता वर्ग हैं, आप जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनकनंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।